डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज अपने वीडियो में चर्चा करूंगी सेल डिवीजन के टाइप, मियोसिस या जिसे हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। हमने अपने विगत वीडियो में चर्चा की थी कोशिका विभाजन की दो अन्य प्रकारों की, असूत्री और समसूत्री, एमाइटोसिस और माइटोसिस टाइप की, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में कोशिका द्रव में पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाएं केंद्रक के साथ में कैसे अलग अलग ध्रुव तक जाती हैं और ये संरचनाएं जो हैं इस तरीके से दबाव डालती है कि एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। आज हम इसी कोशिका विभाजन का दूसरा स्वरूप देखेंगे, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो ये जो विभाजन की प्रक्रिया, जहां पे एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, हम उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहली अवस्था माइटोसिस में जो हमने देखी थी, इंटरफेज की या विश्रामावस्था, जहां पर निर्जलीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे केंद्रक जो है वो एक और इस कोशिका के आना प्रारंभ कर देता है। फिर प्रोफेज में हमने देखा कि केंद्रक एक तरफ है और यहाँ पे दो ध्रुवों का निर्माण होता है और जो सेंट्रोसोम है वो इन दो ध्रुवों की तरफ धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देते हैं। तीसरी अवस्था में केंद्रक झिल्ली जो है वो फट जाती है और उसमें से क्रोमोसोम निकल करके अब इन सेंट्रोसोम के साथ में जुड़ने लगते हैं। चौथी अवस्था के अंदर हमने देखा कि जो ये क्रोमोसोम अभी जोड़े में थे, अब ये आधे एक और आधे एक तरफ जाने लगते हैं। और उसके बाद में अंत्यावस्था के अंदर इन क्रोमोसोम का जो है ये एक पूरा अलग सर्कल बन जाता है और यहाँ के जो क्रोमोसोम हैं इनका एक अलग सर्कल बन जाता है और ये दोनों ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। अभी तक बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये साइटोप्लाज्म या केंद्रक द्रव है, इसके आकार में परिवर्तन जो है एनाफेज वाली अवस्था में जाकर के थोड़ा सा आता है और लास्ट में पश्चावस्था जो है अंतिम अवस्था, वहां पर इसका भी आकार जो है इन केंद्रक के जो दो भाग हुए हैं उनके साथ में धीरे धीरे वैसा ही आकार लेने लगता है और साइटोकाइनेसिस की अवस्था आते आते ये पूरा एक कोशिका और दूसरी कोशिका, और इनको हम कहते हैं डॉटर सेल। तो यह कोशिका द्रव का विभाजन एनाफेज अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य बीचों बीच से अंदर की ओर धंसना शुरू कर देता है, जिससे एक संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बन जाता है। धीरे धीरे कोशिका द्रव का अंदर की ओर धंसना बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य दो भागों में बट जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ ये एक कोशिका थी और लास्ट में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के पश्चात जो है ये दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से आइए अब हम चर्चा करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, या जिसको हम मियोसिस भी कहते हैं। मानव सहित सभी प्राणियों में प्रजनन पुरुष के शुक्राणुओं, जिसे स्पर्म कहा जाता है, और महिला के अंडाणु या ओवम जुड़ने पर निर्भर करता है। इस प्रजनन कोशिकाओं को गैमेट्स कहते हैं। प्रत्येक गैमेट में सामान्य कोशिकाओं के मान से आधे क्रोमोसोम प्राप्त होना आवश्यक है, ताकि जब निषेचन हो या फर्टिलाइजेशन हो तो ये एक दूसरे से मिलें और जो क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी दोनों के पास है, अब वो संख्या सामान्य हो जाए। जैसे ही ये लिंग कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, कोशिका विभाजन की दो प्रक्रियाएं आरंभ होने लगती हैं। पहली प्रक्रिया माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जिसमें प्रत्येक संतति कोशिका को क्रोमोसोम का
पूर्ण जोड़ा प्राप्त होता है। इसके बाद 2 अवस्था वाला कोशिका विभाजन होता है, जिसे हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। पहला विभाजन माइटोसिस के समान ही होता है और इससे 2 संतति कोशिका बनती हैं। प्रत्येक में क्रोमोसोम की पूर्ण संख्या रहती है। दूसरा विभाजन पहले के तुरंत बाद होता है और इसके फलस्वरूप जो है वो 4 गैमेट्स बनते हैं। प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या अब जो है आधी हो जाती है। तो ये जानना बच्चों बहुत आवश्यक है कि जो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन है, यहाँ इस चित्र के जरिए आप साधारण उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले एक कोशिका थी। ये कोशिका में जो है एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम दिख रहे हैं। ये क्रोमोसोम धीरे धीरे जो है वो 2 तरफ बढ़ने लगते हैं, इनमें खिंचाव आता है। अब ये आधा एक और आधा दूसरी ओर बढ़ने लगते हैं, उन्हीं क्रोमोसोम का आधा आधा हिस्सा। और इन क्रोमोसोम का जो है फिर जब साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया होती है उसके बाद में ये संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन इन संतति कोशिकाओं में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या पूर्ण होती है, जो कि 46 है ना। लेकिन इससे एक स्टेप फर्दर होता है जब ये कोशिका फिर से डिवीजन करती है, विभाजित होती है, और इनमें जो ये जोड़े हैं क्रोमोसोम के वो फिर से एक एक होकर के अलग अलग जाते हैं और इनसे बनने वाली जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें 23 ही क्रोमोसोम उपस्थित रहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? गैमेट्स। ये तो हो गई आपकी संतति कोशिका और ये हो गए उसके गैमेट्स। ठीक है, तो मानव की सामान्य कोशिका में 46 क्रोमोसोम या 23 के 2 जोड़े रहते हैं। यहाँ पे जो है वो एक जोड़े के रूप में ये उपस्थित है, जबकि प्रत्येक गैमेट में 23 क्रोमोसोम का एक ही जोड़ा होता है। ये जो गैमेट्स हैं इनमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गैमेट्स के जुड़ने और फलस्वरूप जो कोशिका बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं और इनमें 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हैं ये जाइगोट हो गए और ये जो है फाइनली आपकी डॉटर सेल्स बन जाती हैं जाकर के। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वाइजमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, परंतु इनका नामकरण इसका जो है वो मियोसिस फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में किया। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणुओं और अंडाणुओं तथा पादपों में नर और मादा युग्मक बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस कारण इस कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन या रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है, जिनको युग्मकजन या गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक जनन। युग्मकों में या गैमेट्स में सामान्य गुणसूत्र संख्या की आधी ही संख्या मौजूद रहती है और इस कारण इसे अगुणित कोशिका या हैप्लॉइड सेल भी कहा जाता है। अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की केवल एक ही प्रतिलिपि मौजूद होती है। शुक्राणु, स्पर्म या अंडाणु संयोजित होकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसे द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। इन द्विगुणित कोशिकाओं में आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह हमने अपनी पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि किस प्रकार से एक ही कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में ये याद रखने की बात है कि 2 तरीके के विभाजन होते हैं। पहले विभाजन को विषम रूपी विभाजन
या हेट्रोटाइपिक डिवीजन या ह्रास विभाजन रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, और दूसरे विभाजन को समरूप विभाजन या होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। यहाँ इस चित्र में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है तो किस तरीके से ये गुणसूत्र जो हैं बीच में उपस्थित हो जाते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो इनको अपनी अपनी ओर धीरे धीरे खींचने का प्रयास करता है, और एक स्पिंडल नुमा संरचना जो है यहाँ बन जाती है इन दोनों के मध्य में, और जैसे ही कोशिका द्रव पर पड़ने वाला दबाव और अधिक बढ़ जाता है तो ये जो है वो दो डॉटर सेल के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन का प्रकार है। यह यूकेरियोट्स में होता है और इसमें कोशिका में एक ही तरह के दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक तरह का माता से और एक पिता से, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट जो अंडाणु के और शुक्राणु द्वारा किए गए निषेचन से बनता है उसे हम कहते हैं। ये दो बार टूटते हैं। पहली बार टूट के दो डॉटर सेल बनती हैं और फिर वो दोनों वापस और दो में टूट जाती हैं, और इस प्रकार से 4 डॉटर सेल बनती हैं जिसमें हर गुणसूत्र की एक नकल होती है। यहाँ इस डायग्राम में आप बहुत आसानी से ये देख पाएंगे कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव है और ये हमारा केंद्रक है। अब केंद्रक झिल्ली जो है वो विलोपित होने लगती है, उसके अंदर की सामग्री धीरे धीरे केंद्रक द्रव के अंदर आ जाती है और ये संरचनाएं जो हैं अब श्रृंखलित होती हैं। श्रृंखलित होने के पश्चात ये दो ध्रुव की तरफ बढ़ जाती हैं सेंट्रोसोम की सहायता से। अब उसके बाद में कोशिका द्रव पे दबाव प्रारंभ हो जाता है, एक यहाँ पे डंबल नुमा रचना आती है और ये दबाव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पुनः एक झिल्ली का स्वरूप ले लेता है, और इस झिल्ली को जो है यहाँ पे कोशिका द्रव दबाव बना करके फिर अलग अलग कोशिकाओं में बांट देता है। यहाँ चित्र से बहुत क्लियर आपको हो जाएगा कि जो माइटोसिस की या समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है वहां पे जो डॉटर सेल हैं उनमें उतने ही क्रोमोसोम हैं जितने कि उसके पेरेंट सेल में या मदर सेल में पाए जाते थे जहां इसका ओरिजिन हुआ, जबकि मियोसिस या जनन प्रक्रिया में होने वाली जो सेल डिवीजन है उसके फलस्वरूप जो कोशिका विभाजन हो रहा है वहां पे 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये 4 पुत्री कोशिकाएं जो हैं वो इनमें 23 क्रोमोसोम प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि मान लीजिए कि इन 4 कोशिकाओं का फिर से अब जब निषेचन होगा, इसी में अगर हम ये मान लें कि मान लीजिए ये शुक्राणु ये पिता के हैं मान लीजिए, और एक जो है आपको माता से मिले हैं ये, है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पिता के शुक्राणु होते हैं या जो मेल जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आपके XY, है ना, और जो माता में पाए जाते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र वो होते हैं XX। तो जब अगर मान लीजिए ये X है ये Y है, ये दोनों XX हैं, अगर X X के साथ में मिला या ये X इस X के साथ में मिला तो क्या निर्माण होगा, पुत्री का। और अगर ये Y इस X से मिलता है या ये Y इस X से मिलता है तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर XY जो है वो एक मेल मेंबर का जन्म करेंगे। इस तरीके से डॉटर सेल आनुवंशिक रूप से पेरेंट सेल से बहुत अलग होता है और उस वजह से कोशिका की आबादी में विविधता आना संभव है। तो यदि माता पिता को कोई बीमारी भी अगर है तो आवश्यक नहीं है कि वो डॉटर सेल में भी वो चीज जो है वो पाई जाए। अब हम इसके महत्व की चर्चा कर लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण हो जाता है, ये और रिड्यूस हो जाती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो और घट जाते हैं इस प्रक्रिया में। इसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु और अंडाणु इन जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है।
ये एक चीज बहुत ध्यान रखने की है बच्चों की समसूत्री विभाजन जो होता है वो कब होता है, जब हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होना है, या हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो गई है, कहीं चोट लग गई है और उसकी रख रखाव, मरम्मत या रिपेयर के लिए जब कोशिका विभाजन होता है उसी प्रकार की कोशिकाओं का, तो वो होता है समसूत्री। और जो चीज प्रजनन से संबंधित है, नए जीव की उत्पत्ति से संबंधित जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है वो होती है अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन में होने वाले जीन विनिमय के कारण संततियों में उनसे जो अनुवांशिक विविधताएं हैं वो आ जाती हैं, जो कि नई जातियों के विकास का आधार करती हैं। नई और अधिक विकसित जातियों की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव हो पाती है। जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो नई नई जातियां विकसित होती हैं। यह विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक चक्र को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी विभाजन के द्वारा युग्मक या जाइगोट बनते हैं। अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए भी अर्धसूत्री विभाजन बहुत आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप नरजनक और मादाजनक के गुणों का भली भांति मिश्रण हो जाता है। इससे संतानों के अच्छे गुणों के समावेश की संभावना अधिक प्रबल हो जाती है। यहाँ इस चित्र में हम आराम से देख सकते हैं कि पूर्वावस्था में एक कोशिका की अवस्था इस प्रकार की थी। मध्यावस्था में यही जो अंदर की चीजें हैं, जो क्रोमोसोम हैं, वो धीरे धीरे इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू होते हैं। तीसरी अवस्था में आते आते ये 2 ध्रुवों की तरफ गए। अंत्यावस्था में इन्होंने एक अपना अलग जोड़ा बना लिया, इसने अलग जोड़ा बना लिया, और उसके बाद में जो है वो संतति कोशिकाएं 2 बन गई। ये संतति कोशिकाएं बनने के बाद में फिर से एक नया विभाजन प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे इनमें फिर से वही काम होता है, आधे क्रोमोसोम एक तरफ, आधे क्रोमोसोम एक तरफ। बस फर्क अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसकी अंत्यावस्था जो है वो आती है, उस समय पे जो यहाँ पे क्रोमोसोम पूरे जैसे 46 के 46 क्रोमोसोम दोनों संतति कोशिकाओं में बट जाते थे और पूरा नंबर उनका जो है वो रहता था। परंतु जो अर्धसूत्री विभाजन है, यहाँ पे अब इनकी संख्या दुगनी हो जाती है संतति कोशिकाओं की, परंतु क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी रह जाती है। आइए अब हम चर्चा करें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। एक एक पॉइंट हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला, यह कायिक कोशिकाओं या सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसके फलस्वरूप पौधे और जंतुओं में वृद्धि और टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जीवों, चाहे वो पौधे हैं या जंतु, सजीवों की हम बात कर रहे हैं, में एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा, ये विभाजन एक चरण में पूर्ण हो जाता है, जबकि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जो है उससे पूरा होने में 2 चरण लगते हैं। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि इस विभाजन में गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र जो गुणसूत्र हैं, क्रोमेटिड्स का आदान प्रदान होता है, जिससे कि क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, कई बार हम हाइब्रिड की बात करते हैं, या कई बार हम इस तरीके से देखते हैं कि 2 प्रजाति के लोगों के बीच में, जब मान लीजिए कि कोई एक साउथ इंडियन व्यक्ति है और उसकी शादी जो है किसी नॉर्थ इंडियन, जो कि उत्तरी या पूर्वी प्रांत का है, वहां इन दोनों की शादी होती है, तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे हैं उनमें दोनों ही प्रकार के पेरेंट्स के जो है वो गुण उपस्थित हो जाते हैं, और इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस विभाजन में जो समसूत्री विभाजन है उसमें पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री में पूर्वावस्था काफी बड़ी होने से उससे
और 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। चूंकि आपके कोर्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं की गई है। 5वां पॉइंट, इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं, जबकि यहाँ पे गुणसूत्र के समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, जिन्हें युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। छठी विशेषता या अंतर, इस विभाजन में संतति कोशिकाओं या डॉटर सेल की गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बराबर बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पे संतति कोशिकाओं में मदर सेल या मात्र कोशिकाओं की आधी संख्या ही गुणसूत्रों की रह जाती है। समसूत्री विभाजन में जो अर्ध गुणसूत्र हैं वो पतले लंबे होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में इनमें अर्ध गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। यहाँ पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अवश्य बनती है। यहाँ अर्धसूत्री में पादप कोशिकाओं में प्रथम अंत्यावस्था के पश्चात कोशिका भित्ति सदैव नहीं बनती है। लास्ट पॉइंट, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री में विभाजन के फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज ये जानकारी प्राप्त की कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है। तो अब तक हमने ये जाना कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, कोशिका की संरचना क्या है, इन संरचनाओं का कार्य क्या है कोशिका में। उसके पश्चात हमने जानकारी प्राप्त की कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है, विभाजन के 3 प्रकार असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, इनके बारे में जो है हमने चर्चा प्राप्त की। धन्यवाद।